प्रिय विद्यार्थियों, सभी का प्यार भरा नमस्कार। मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में पुनः उपस्थित। किन्हीं कारणोंवश आप लोग जो है हमारी ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद नहीं उठा पाए, लेकिन हमारे चैनल पर जो है वो शार्ट अर्थशास्त्र के वीडियो भी पढ़ रहे हैं। और आप लोग शार्ट वीडियो का आनंद उठाइए, क्योंकि उसमें ऐसी महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों को डाला गया है, उसमें उनके उत्तरों को बताया गया है, जो आप लोगों की इंटरमीडिएट परीक्षा में निश्चित ही सफलता दिलाएंगे। तो आज हम लेकर के उपस्थित हुए हैं मॉडल पेपर कक्षा 12 अर्थशास्त्र, यानी आदर्श प्रश्न पत्र, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपको के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि संभावित प्रश्न जो है परीक्षा में आएंगी। आप लोग इनको बहुत कायदे से और समझ करके और गहराई से इनको उत्तर देने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर प्रश्न को सही तरीके से समझ लिया जाए तो उत्तर तो उस प्रश्न में ही छुपा होता है, लेकिन बशर्ते एक बढ़िया समझने की आवश्यकता है। तो भारत में जो है पाई जाती है, यानी भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो अर्थव्यवस्थाएं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में अर्थव्यवस्था कैसी पाई जाती है? तो इसका उत्तर क्या सही होगा, यानी बी वाला सही होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। तो भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा गया? क्योंकि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर सरकारी और प्राइवेट मिलकर कार्य ना करते हों। कहने का मतलब सरकारी और निजी क्षेत्र जब मिलकर कार्य करें तो ऐसी व्यवस्था को कहा जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि एक वस्तु की 10 इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता 240 तथा 11 इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता 320 हो, तो 11वीं इकाई की सीमांत उपयोगिता क्या होगी? जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुल उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है और औसत उपयोगिता क्या होती है। तो सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता क्या कहलाएगी? सीमांत उपयोगिता। तो इसमें जो है कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसमें जो है कितना होगा? इसका उत्तर डी वाला सही होगा, यानी 80। कितना होगा? 80 उसका उत्तर सही होगा। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। आप लोगों को पढ़ाया गया था कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। और ये भी बताया गया था कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या होगा? तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है प्रकृति से संबंधित या फिर कहिए कृषि व्यवसाय से संबंधित। तो जो प्रकृति से संबंधित होगा वो किसमें आएगा? प्राकृतिक में आएगा। और द्वितीय अर्थव्यवस्था में क्या आएगा? उद्योग से संबंधित, यानी निर्माण, जो मानव निर्माण करता है, तो किसमें आएगा? ये उद्योग में आएगा। यानी उद्योग जो है किसमें आएगा? द्वितीय अर्थव्यवस्था में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में कहा जाए। और तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा? सेवा क्षेत्र, जो लोग सेवा करते हैं वो तृतीय क्षेत्र में आएगा। तो प्रश्न पूछ रहा है प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, तो आप लोग उत्तर समझ गए होंगे। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा? कृषि आएगा या मत्स्यन यानी मछली पालन आएगा या खनन आएगा या फिर सभी तीनों आएंगी। तो देखिए प्रकृति से जुड़ा हुआ जो है कृषि भी है और मत्स्य पालन यानी मछली भी उसी में आता है और खनन भी उसी में आएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा? ये सभी, यानी तीनों उत्तर, तीनों इसमें सही होंगे। कृषि भी सही होगा, मत्स्य यानी भी सही होगा, खनन भी सही होगा, तो तीनों इसमें सही होंगे। अगला प्रश्न फिर पूछ रहा है, ध्यान दीजिए अगले प्रश्न की ओर, कि
अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा की जाती है? तो उसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। मांग के नियम द्वारा, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम द्वारा, पैमाने के प्रतिफल नियम द्वारा, सम सीमांत उपयोगिता नियम द्वारा। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसमें अल्पकालीन उत्पादन फलन में जो है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम द्वारा, ये इसमें उत्तर सही होगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमआर प्रदर्शित किया जाता है, यानी एमआर में क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो एमआर में प्रदर्शित किया जाता है कि डेल्टा टी आर बटे क्यू, यानी क्या आएगा? डेल्टा टी आर बटे डेल्टा क्यू, इसमें उत्तर इसका सही होगा। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक सीमा के बाद मजदूरी और श्रम की पूर्ति में संबंध कैसा होता है? तो कहा जाए मजदूरी और श्रम की पूर्ति में संबंध कैसा होता है? सीधा संबंध होता है, यानी मजदूरी बढ़ती है तो श्रमिक भी बढ़ते हैं, अगर मजदूरी घटती है तो श्रमिकों की पूर्ति भी घटती है। तो इसमें कैसा संबंध होगा? यानी इसका बी वाला सही होगा, प्रत्यक्ष संबंध। यानी कौन सा संबंध सही होगा? इसका बी वाला सही होगा, प्रत्यक्ष संबंध। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एकाधिकारी संतुलन के लिए किस शर्त का पूरा होना आवश्यक है? तो एकाधिकारी संतुलन के लिए क्या सही है? 4 विकल्प दिए हैं। एम आर बराबर एम सी, ए आर बराबर ए सी, टी आर बराबर टी सी और ए आर बराबर टी सी। तो क्या इसमें सही होगा? तो एम आर बराबर एम सी, ये इसका ए वाला विकल्प सही होगा। कौन सा? ए आर बराबर एम सी। तो ये जो आदर्श मॉडल प्रश्न पत्र आप लोगों को हल कराए जा रहे हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। जैसा कि आप लोग स्कीम भी नोट कर चुके होंगे, क्योंकि 22 फरवरी से परीक्षाएं हैं और प्रयोगात्मक परीक्षाओं की भी डेटें आ चुकी हैं, जो कि 25 जनवरी से शुरू होने जा रही हैं प्रयोगात्मक परीक्षाएं। तो आप लोग जो है परीक्षा की दृष्टि से ये मॉडल प्रश्नों को जो चैनल पर आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं, इनको कायदे से समझिए और जो परीक्षा में आप लोगों को सफलता दिलाएंगे। तो प्रतिदिन जो है आप लोगों को मॉडल प्रश्न पत्र मिलेगा। तो आज के मॉडल प्रश्न पत्र में हम 7 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आए थे, जो आप लोगों ने जाना। तो आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही, और अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा अधिक लोगों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।